हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड न्यूज़ है, आरबीआई ग्रेड बी की जो भी बच्चे 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकर्स यूनिवर्सिटी ने बिगनर टू बैंकर कोर्स 2026 के लिए लॉन्च कर दिया है। आपको इसी कोर्स में फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू तीनों लेवल्स की प्रिपरेशन मिल जाएगी। आपको बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज या अलग अलग जगह भागना नहीं पड़ेगा। इस कोर्स को लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सबसे पहले न्यूज़ है, इंडिया वेलकम्स की आउटकम्स एट UNFCCC कॉप, यानी कि आपकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है 30th हुई है ये, एंड रीअफर्म्स कमिटमेंट टू इक्विटी, क्लाइमेट जस्टिस एंड ग्लोबल सॉलिडारिटी। तो इंडिया ने क्या क्या इसमें देखिए COP30 में बात की है। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, ये आपकी अभी चल रही थी, पीछे नवंबर में ही हुई थी। एंड इसमें उन्होंने सबसे पहले बात की है कि जो डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन है ना, कि जैसे देखो डेवलप्ड कंट्रीज़ का पॉल्यूशन में ज़्यादा रोल है क्योंकि वो बहुत पहले से इंडस्ट्रियलाइज्ड है। तो यही इंडिया ने बात कही कि देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा लेना होगा, कि हमें अपना पोल्यूशन ज़्यादा रोकना है। और उन्होंने जो प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, इसको भी दोबारा से कहा है कि इस पर हमें ध्यान देना है, इसको रीआइटरेट किया है। देन उन्होंने ट्रांजिशन मैकेनिज़्म को भी कहा है कि जस्ट होना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि ये बहुत एक अच्छा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम लोग इक्विटी और जस्टिस इसमें ला सकते हैं। देखो ये जो मैकेनिज़्म है ना, ये क्या कहता है, ट्रांजिशन क्या है, हमें फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल पे जाना है, मतलब हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जाना है, जो हम देख भी रहे हैं कि हमारी कंट्री और बाकी सारी कंट्रीज़ कर रही हैं। लेकिन इसी में इंडिया ने कहा है कि ये सिस्टम जस्ट होना चाहिए, मतलब कि क्योंकि जब डेवलप्ड नेशंस हैं उनका ज़्यादा इसमें रोल होना चाहिए, और ये ना हो कि आप सबको कह रहे हो कि नहीं ट्रांजिशन करो और कहीं ना कहीं डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को उसमें ज़्यादा हार्म होना पड़े, इसलिए इस मैकेनिज़्म को जस्ट होना ज़रूरी है। देन उन्होंने क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में भी बात कही, जो आपके देखिए रियो समिट हुई थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट समिट है, आपने अपनी इकोनॉमिक्स की ESI की क्लासेस में पढ़ा भी होगा ये समिट में क्या क्या हुआ था। तो इसमें बात की गई थी कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग नेशंस को या लीस्ट डेवलप्ड नेशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे ताकि वो ऑब्वियसली ट्रांजिशन कर सके। तो इस पे भी उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि ये ऑब्लिगेशन अभी तक नहीं हुई है फुलफिल बाय डेवलप्ड नेशंस, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। देन उन्होंने जो यूनिलेटरल ट्रेड मेजर्स हैं उसको अपोज किया है इंडिया ने। इंडिया ने ये भी कहा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जैसे कि आपके कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्रीज़ को अगर किसी ने ज़्यादा मिटिगेट किया है, जो उनका शेयर था उससे ज़्यादा किया है, तो दूसरी कंट्रीज़ उनको पेमेंट करके उनसे टेक्निकली ये खरीद सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये भी जो है ना, ये कहीं ना कहीं वॉयलेट करती हैं चीज़ें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि क्या है कि इस तरह से तो एक कंट्री सोचेगी कि नहीं मैं तो ना करती जाती हूँ प्रोडक्शन, हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ को नहीं रोकते हैं, जो कार्बन एमिशन है वो दूसरी जो कंट्री ज़्यादा कर रही है उससे बाद में हम लोग बाय कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो जो कंट्री अपना नहीं बंद कर रही है अपने इंडस्ट्रीज़ को, वो क्या करेगी, वो तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाती जाएगी और बाद में सोचेगी एनवायरनमेंट का क्या है, वो तो मैं दूसरी कंट्री से खरीद लूँगी। तो फिर इस चीज़ को भी उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, इसे हमें बंद करने की ज़रूरत है। देन ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, इंडिया ने इस पर भी देखिए बातचीत आपकी चल रही है पिछले COP से। उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हर कंट्री अडेप्ट करे, क्योंकि इस टाइम तो देखो हम लोग क्लाइमेट चेंज इज़ कमिंग नहीं रहा है, क्लाइमेट चेंज इज़ हियर हो चुका है। अब हाँ क्या होता है, मानसून का सीज़न आता है, कहीं पर भी कुछ भी छोटा सा आपका कहीं पर भी तूफान आ रहा है ना, फ्लड्स आ रही हैं, देख ही रहे हो कि आप लोग पूरे देश में हो गया हमारे, चाहे पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। फाइनली इंडिया ने जो ब्राज़ील है उसके पास ऑब्वियसली भी प्रेसिडेंसी है UNFCCC की, तो उसकी भी बहुत उन्होंने सराहना की। इसके साथ साथ हम लोग डिटेल में आउटकम्स भी देख लेते हैं क्या क्या रहे हैं। तो आपका जो अभी COP30 था ये बेलेम ब्राज़ील में हुआ था कंडक्ट। इसमें सबसे पहले एक जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज़्म बनाया गया, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा कि इंडिया ने इसकी बहुत सराहना की है। इसे बेलम एक्शन मैकेनिज़्म भी कहा जा रहा है। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो भी कंट्रीज़ हैं जो ट्रांजिशन कर रही हैं अपनी वर्क फोर्सेस को, अपनी इकोनॉमीज़ को फॉसिल फ्यूल्स से लेकर जा रही हैं बेटर अपने रिन्यूएबल सोर्सेज पे, उनको सपोर्ट करने की बात की गई है इस मैकेनिज़्म पे।
तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहाँ पे जो कंट्रीज़ कर चुकी हैं या जो कंट्रीज़ कर रही हैं उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस सारी कंट्रीज़ आपस में शेयर करेंगी, रिसोर्सेज भी एक दूसरे को बताएंगी। हो सकता है कि कोई दूसरी कंट्रीज़ में आके ट्रेनिंग होंगी, उनको और कोई रिसोर्सेज लगेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम लोग देखो जो एनवायरनमेंट है ना वो किसी एक कंट्री का वो नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरे वर्ल्ड में हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन नेक्स्ट इज ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन। तो देखिए बहुत इसमें ना डिस्कशंस बहुत आपके सालों से चल रही थी, अब इसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस देखी है, अभी भी फुल फ्लेज नहीं, थोड़ी सी। तो 59 इंडिकेटर्स इन्होंने अडॉप्ट किए हैं इस COP30 में। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे कि वाटर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको ऊपर उन्होंने 59 इंडिकेटर्स बनाए हैं। और इसमें क्या है, अब इन इंडिकेटर्स के बेस पे ट्रैक किया जाएगा कि एक्चुअली हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं अपने क्लाइमेट के साथ या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज न्यू इनिशिएटिव्स फॉर एम्बिशन। देखिए पेरिस एग्रीमेंट से तो हम सब जानते हैं कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर उससे हमें डाउन करना है। अब इसी में 2 और मेजर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। जो पहला है बेलम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है टू इनकरेज कंट्रीज टू सबमिट मोर एम्बिशियस नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो NDCs हम जानते हैं हर कंट्री अपनी देती है, जैसे इंडिया की भी है, और उनमें उन्होंने कहा है कि अब और आप बढ़ोतरी कीजिए और एडिशंस कीजिए, क्योंकि हमें ऑब्वियसली ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना है। देन एक ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एसिलरेटर भी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, ये वॉलेंट्री है बिल्कुल। इसमें जो कंट्रीज़ हैं उनको प्लानिंग से एक्शन स्टेज में लाया जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं देखो प्लान्स बना रही हैं पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए ये बनाया गया, उनकी बेसिकली जो उसको है प्रोसेस को एसिलरेट करने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। ये भी ब्राज़ील में लॉन्च की गई है। इस आपकी फैसिलिटी का क्या काम रहेगा, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म रिजर्व फेस्ड फाइनेंसिंग देगी टू ट्रॉपिकल नेशंस, जिनमें देखिए फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए जो ज़रूरी है, तो उन्हें ये फाइनेंसिंग देंगे कि ऑब्वियसली वो कवर आपका मेंटेन्ड रहे। और ये फैसिलिटी ब्राज़ील में ही रखी जाएगी, वहीं पे उनका हेडक्वार्टर वगैरह बनाया जाएगा। और अभी जो इंडिया है उन्होंने इस फैसिलिटी को ऑब्जर्वर स्टेटस में ज्वाइन किया है, अभी फुल फ्लेज उसके मेंबर वो नहीं बने हैं। देन ट्रेड एंड क्लाइमेट। तो फाइनली इसमें आपके देखिए ऑब्वियसली डेवलपिंग नेशंस ने, जो पहले भी हमने कहा कि इंडिया ने भी बात उठाई थी कि यूनिलेटरल ट्रेड मेजर्स को लेकर उन्हें है दिक्कत कि ये सब नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ आपको ऑन पेपर लगेगा हाँ ये तो कर रही हैं कार्बन एमिशन कम, पर एक्चुअली में वो नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट इज इंडिया स्ट्रेंथन्स टेक्सटाइल एंड सेरिकल्चर कॉपरेशन विद जॉर्जिया। तो जॉर्जिया के साथ हम लोगों ने इसमें MOU साइन किया है बेसिकली टेक्सटाइल्स एंड सेरिकल्चर में। देन नेक्स्ट इज इंडिया विमेन कबड्डी टीम विंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। देखिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, आजकल आप देख रहे होगे स्पोर्ट्स में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है ना हमारी कंट्री, हमारी टीम्स, मतलब कि ऑसम बहुत। तो ये जो आपकी कंडक्ट हुई है ये ढाका बांग्लादेश में हुआ था वर्ल्ड कप। इसमें रनर अप टीम रही है चाइनीज़ टीम, चाइना की टीम। एंड बेसिकली देखिए ये हम लोग सेकेंड टाइम जीतते हैं विमेन कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल, और इसीलिए हम लोग दोबारा से इस टाइम यानी कि अनडिफीटेड चैम्पियन रहे। देन नेक्स्ट इज इंडिया क्रिकेट टीम विंस इनॉग्रल ब्लाइंड विमेन T20 वर्ल्ड कप। देखिए एक और बिल्कुल हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो ये इसमें 2 कंट्रीज़ ने होस्ट किया था मिलके, इंडिया और श्रीलंका ने। फाइनली आपका जो वर्ल्ड कप फाइनाले हुआ था वो कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। रनर अप टीम इसमें नेपाल रही है, इंडिया ने उन्हें 7 विकेट से हराया है। तो बहुत ही देखिए बहुत अच्छी बात है ये। देन नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर भारत। तो इसमें जो BEL है और साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ हैमर। हैमर एक हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज स्मार्ट प्रिसीशन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन है इंडिया का। तो एक तरह से ये आपका एयर से हवा में एयरबॉर्न टू ग्राउंड मारने के लिए वेपन यूज़ किया जाएगा, और इसके लिए MOU BEL एंड साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स ने साइन किया है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020।
तो देखिए आजकल ना आपके लेबर कोड्स ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 है ना, ये आपके 3 पुराने लेबर एक्ट्स होते थे, उन तीनों को ना मिला के एक बनाया गया है, क्योंकि ये टॉपिक आपको इसलिए भी समझना ज़रूरी है। आपके अगर आपने ईएसआई का सिलेबस देखा होगा ना आरबीआई में, तो ये सब उसमें मेंशन्ड है। इवन कि अगर आप बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, आपको ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन 3 जो एक्ट्स इसमें एमालगेमेट हुए हैं वो है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। बेसिकली इसमें क्या है, इंडस्ट्रीज़ में हार्मनी रहे सारे लोगों के बीच में, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी मेंटेन करना, ये इसको मद्देनज़र रखते हुए आपका ये अपडेट किया गया था। देन सबसे पहले ऑब्वियसली इसके प्रोविजंस में क्या है, इंडस्ट्रियल हार्मनी को प्रमोट करना, इसके लिए नेगोशिएटिंग यूनियन एस्टैब्लिश की गई थी। तो इसमें क्या है, देखो पहले क्या होता था, बहुत सारी ना ट्रेड यूनियंस एक इस्टेब्लिशमेंट में काम करती थी। अब उसमें क्या होता था, अगर यूनियन की आपस में भी नहीं बन रही ना, तो अगर मैनेजमेंट को बात करनी, उनको ये नहीं समझ आता था किस यूनियन से बात करें। तो इसके लिए इन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया, आपके जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 है, उन्होंने कहा कि एक नेगोशिएटिंग यूनियन बनाई जाएगी, और वो एक तरह से उसको स्टैट्यूटरी प्रोविजन ही बना दिया कि आपको ऐसी यूनियन बनानी है और वही नेगोशिएट करेगी। और इस यूनियन में क्या होगा, 51% या उससे ज़्यादा वर्कर्स ही जो होंगे वही मेंबर्स बनेंगे। और इस जो भी यूनियन है जिसमें आपकी मानो ऑलरेडी कोई इंडस्ट्री में यूनियन है जिसमें हैं 51% या उससे ज़्यादा वर्कर्स जो उसके मेंबर्स हैं, तो उसी को नेगोशिएटिंग यूनियन बनाया जाएगा। और मानो कि बहुत ज़्यादा बिखरी हुई सी यूनियंस हैं कि नहीं 51% की मेजॉरिटी किसी यूनियन में है, तो उन्होंने क्या कहा था कि एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाओ विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूनियंस हैविंग एटलीस्ट 20% मेंबरशिप। तो उसमें उन्होंने देखो दोनों तरफ के उन्होंने क्लॉजेस रख दिए थे कि अगर 51% से ज़्यादा का कोई है तो वो तो देखो मेजॉरिटी वही यूनियन होल्ड करती है, उसी को बनाओ, नहीं है तो आप नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाओ। और इससे क्या होगा, देखो अब ना मैनेजमेंट को भी पता है कि अगर हमें कुछ भी चीज़ पे नेगोशिएट करना है, एक ही यूनियन है ऐसा तो है नहीं ना, वो हर किसी से अलग अलग करते फिरेंगे। नेक्स्ट इज कर्बिंग फ्लैश स्ट्राइक्स। तो जो नया रूल है उन्होंने ये भी कहा कि जो भी वर्कर्स हैं सारे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स के, दे मस्ट गिव 14 डे नोटिस स्ट्राइक पे जाने से पहले, और जो नोटिस है देने के बाद 60 डेज तक वैलिड रहेगा। तो 60 डेज से में हो गया, अगर नहीं हो गया तो आपको दोबारा नोटिस देना पड़ेगा। और स्ट्राइक की उन्होंने डेफिनेशन भी दी है, उसको एक्सपैंड किया था कि स्ट्राइक किसे बोलते हैं, अगर आप अपनी कैजुअल लीव को भी सारे लोग मिलके अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सारे मतलब कि मेजॉरिटी 50% या उससे ज़्यादा वर्कर्स एक ही दिन पे कैजुअल लीव अपनी दे देते हैं कि नहीं हम तो छुट्टी पे थे, उसको भी स्ट्राइक ही माना जाएगा, उन्होंने ये बात कही है। एंड जो ये नोटिस पीरियड है ना, जो 14 दिन का हमने ऊपर बात की है, इसे एक तरह से कूलिंग ऑफ विंडो की तरह बनाया गया था। तो एक 14 दिन में ना बात करके अपना कर लो नेगोशिएट, बेसिकली वही हेल्प करने के लिए है ना वर्कर्स को भी, क्योंकि उनकी भी सैलरी कटेगी, मैनेजमेंट का भी काम रुकेगा। तो एक तरह से वो कूलिंग ऑफ विंडो की तरह बनाया गया कि बात करके ना हल कर लो कि स्ट्राइक पे जाना ही ना पड़े। एक इन्होंने वर्कर रीस्किलिंग फंड भी बनाया, तो वर्कर्स जो भी अपनी जॉब्स को खो देते हैं किसी भी वजह से, सो उनके लिए एक रीस्किलिंग फ़ंड बनाया गया था। अब इसमें क्या होता है, इस फंड में ना एम्प्लॉयर्स जो हैं उन्हें 15 डेज ऑफ लास्ट ड्रॉन वेजेस, जिस किसी भी रीट्रेंच वर्कर जिनको उन्होंने निकाल दिया है ना, कोई भी एम्प्लॉयर है जो वो वर्कर को निकाल देते हैं, उस वर्कर के जो भी मंथली वेजेस थे उसके 15 डेज आपको अमाउंट उस फंड में जमा करनी है। और ये जो फंड होगा ये डायरेक्टली उस वर्कर के अकाउंट में डाल दिया जाएगा, जिससे वो नए स्किल्स या फिर ढूंढ सके, या फिर जब तक उन्हें नई जॉब मिल रही है उस टाइम पीरियड में वो अपना खर्चा चला सके। देन स्ट्रॉन्गर ग्रीवियंस रिड्रेसल। तो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स जिनमें भी 20 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं उनकी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटीज़ भी बनानी है उनको। और इस कमेटी में देखिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन 50% एम्प्लॉयर्स रहेंगे, 50% यानी मैनेजमेंट के लोग, और 50% वर्कर्स के रहेंगे। और चेयरपर्सन जो हैं वो एक आपका रोटेट होता रहेगा। सो वंस वो एम्प्लॉयर के ग्रुप में से होगा और एक नेक्स्ट टाइम फिर वो वर्कर के ग्रुप में बनेगा, हर साल के लिए एक एक यानी ग्रुप से बनेंगे। देन नेक्स्ट इन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया। अब उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं, तो
फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें इन्होंने क्या कहा कोड में कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आपकी होनी चाहिए, और उसे उन्होंने लीगली एक तरह से ठप्पा भी लगा दिया। सो एम्प्लॉयर्स जो हैं दे कैन नाउ हायर पीपल फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट नीड्स विदाउट यूजिंग अ कॉन्ट्रैक्टर। देन वर्कर्स के लिए भी कि वो उनको एक्सप्लॉइट ना कर सकें, सो बेसिक उन्होंने क्या कहा कि उनको भी आपने सेम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, वेजेस और वर्किंग कंडीशंस देनी है। किन वर्कर्स को? जो वर्कर्स फुल टाइम नहीं हैं या फिर जो आप किसी प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रहे हो, लेकिन उनको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हैं, वेजेस हैं, वो आपको इक्वल ही रखने हैं परमानेंट वर्कर्स के, चाहे आप कम टाइम के लिए उन्हें हायर कर रहे हो। एंड जो प्रो रेटा ग्रेच्युटी भी देनी है आपको, देखो जैसे कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको तो ये सब चीज़ें मिलेंगी ही, उनको तो 5 साल के लिए सर्विस करनी है, अब उसे 1 साल की सर्विस कर दिया गया है। तो आपके जो भी FTE वर्कर्स हैं उनको भी ग्रेच्युटी आपको प्रो राटा बेसिस पे देनी है, चाहे उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल से भी कम क्यों ना हो। सो हम लोगों ने अभी देखिए ग्रेच्युटी का टाइम पीरियड चाहे उन्होंने घटा दिया है, लेकिन FTE वर्कर्स के लिए उन्होंने कहा है कि चाहे 1 साल से भी कम हो ना, तब भी आपको उनको देनी है ग्रेच्युटी प्रो राटा बेसिस पे। देन नेक्स्ट इज इंक्रीज थ्रेशोल्ड्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी आपके रूल्स ऑफ कंडक्ट होंगे वर्कर्स के लिए, वो जो हैं हर इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होंगे विथ 300 और मोर वर्कर्स। पहले ये 100 तक होता था कि 100 या उससे ज़्यादा, तो अब अगर आपके 300 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं तो आपको जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है ना, जो रूल्स ऑफ कंडक्ट है, उससे सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। मतलब पहले 100 था, अब इसे 300 कर दिया गया है, ताकि ज़्यादा ना इंडस्ट्रीज़ इसके एम्बिट से बाहर हो सके। पहले क्या था, फिर सबको सर्टिफाइड कराना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हैम्पर करता है। देन क्लोजर एंड रीट्रेंचमेंट से रिलेटेड क्या इन्होंने किया कि एस्टैब्लिशमेंट्स जिनमें भी 300 वर्कर्स तक है, they can now lay off, retrench और close down without seeking prior permission from the government। पहले था ये कि 100 वर्कर्स से अगर आपकी है तो ही आप कर सकते हो, लेकिन अब अगर 300 वर्कर्स तक भी है तो भी आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एडिक्वेट कंपनसेशन आपको वर्कर्स को देनी पड़ेगी। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, तो एक 2 मेंबर ट्राइब्यूनल भी इन्होंने बनाया है कि जिससे जो भी इंडस्ट्रियल केसेस हैं उसको जल्दी से जल्दी वो हल कर सके। एंड इसमें 2 मेंबर्स होते हैं, एक जुडिशियल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। देन जो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है वो डायरेक्टली इस ट्रिब्यूनल पे जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको पहले किसी और कोर्ट में लगाना पड़ेगा। देन उसके साथ डिजिटाइजेशन और कंप्लायंस को भी बेटर इन्होंने किया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग्स करेंगी इंडस्ट्री सारी, और कंप्लायंस की जो पहले थी बहुत सारी रिटर्न्स भरनी होती थी, अब वो भी उन्होंने सिंगल रिटर्न कर दी है। चलिए अब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बाद अगला इंपॉर्टेंट कोड करेंगे, कोड ऑन वेजेस 2019। तो इसमें सबसे पहले प्रो वर्कर प्रोविजंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो इन्होंने यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस कर दिए हैं कि ये बिल्कुल स्टैट्यूटरी राइट है किसी भी एम्प्लॉय का, चाहे वो ऑर्गेनाइज में है चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, जो पहले था ना, ये सिर्फ कुछ आपकी एम्प्लॉयमेंट्स डिफाइंड थी उसी को करता था, लेकिन अब वो सारे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अप्लाई होता है। देन उन्होंने एक नेशनल फ्लोर वेज भी लगाया कि ये एक फ्लोर है, इसके नीचे आप नहीं दिया सकते हो, क्योंकि उसके नीचे तो लोग अपने एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड भी नहीं अपना वरना मेंटेन कर पाएंगे। देन ये भी उन्होंने कहा कि आपको वेज पेमेंट बिल्कुल टाइमली करनी है, ये नहीं है कि साल साल बाद आप पहले की सेटलमेंट कर रहे हो। और कोई भी इंसान अगर जॉब छोड़ता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपको उसके लास्ट डे के 2 वर्किंग डेज़ के अंदर करके ही देनी है। देन ओवर टाइम कॉम्पनसेशन की भी उन्होंने बात की कि आपका जो भी नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस है उससे दुगना, ट्वाइस आपको देना होगा अगर आप उनसे ओवर टाइम काम करवाते हो। और लिमिटेशन पीरियड जो होता है, सो लिमिटेशन पीरियड इज़ बेसिकली टाइम लिमिट फॉर एम्प्लॉयज़ टू फाइल क्लेम्स फॉर अनपेड ड्यूज़। तो मानो अगर मैंने जॉब छोड़ी, मेरे नहीं ड्यूज़ पे किए गए हैं, मैं जॉब भी कर रही हूँ तब भी मेरे कोई ड्यूज़ पेंडिंग है, उसके अगेंस्ट अगर मुझे कोई भी कंप्लेंट करनी है, वो पहले आपके लिए क्लेम्स फाइल करने का टाइम 6 मंथ्स होता था, उससे या 2 ईयर्स तक, तो उसको भी बढ़ा के 3 ईयर्स कर दिया गया है।
देन एम्पावरिंग विमेन एंड एनहांसिंग एम्प्लॉयमेंट, इससे रिलेटेड क्या क्या इन्होंने बात की है इस कोड में। सो ऑब्वियसली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है कोड में। उन्होंने ऑब्वियसली, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ना ही आप रिक्रूटमेंट में कर सकते हो। वेजेस आपको बिल्कुल बराबर देने हैं, जेंडर बेस्ड वेजेस आपकी नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे ज़रूरी है यहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और इसमें कोई भी जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। वर्क रिस्ट्रिक्शंस रिमूव किए गए हैं। तो पहले ना देखो, ऑब्वियसली विमेन जो थी उनको नहीं नाइट शिफ्ट्स अलाउड थे, लेकिन अब उन्हें परमिट किया गया, आप रात में भी काम कर सकते हो और हर तरह का काम कर सकते हो, एंड अंडरग्राउंड माइनिंग भी इवन की कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी विमेन एम्प्लॉय का कंसेंट लेना ज़रूरी है, और उनको एडिक्वेट सेफ्टी देनी ज़रूरी है, इवन की ट्रांसपोर्टेशन भी देनी पड़ेगी। देन उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का आपके कमेटी बनती है कुछ भी, उसमें भी आपको विमेन मेंबर्स होने चाहिए ताकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन रहे। फैमिली डेफिनेशन को भी एक्सपैंड किया गया है। सो जो भी फैमिली है उसमें पेरेंट्स इन लॉ को भी इंक्लूड किया गया है फीमेल एम्प्लॉयज़ के। देन ग्रोथ रिलेटेड, यानी कि बिजनेस को बेनिफिट करने के लिए आपके क्या कोड ऑन वेजेस में है। तो देखो बेसिकली ना, इसमें कोड में आपके 4 आपके लॉज एमेलगेमेट हुए हैं। जैसे पिछले में 3 हुए थे ना, इसमें 4 हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इन सबको एमेलगेमेट करके उन्होंने एक बना दिया। सो अब क्या है, कंप्लायंस बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। बेसिकली ना पहले क्या होता था, हर चीज़ की अगर अलग अलग एक्ट है, हर को अलग अलग कंप्लाई करो। अब एक ही है तो एक ही आपको कंप्लाई करना है, एक ही फॉर्म भरना है, एक ही रजिस्टर मेंटेन करना है। देन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की भी पोस्ट इन्होंने निकाली है। ये हमने पिछली क्लास में भी आपके देखा था जब हमने इन कोड्स को थोड़ा शॉर्ट में देखा था। सो इनके भी रोल को और डिफाइन किया गया है, और पहले सिर्फ इंस्पेक्टर होता था, अब इन्हें इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बनाया गया है। और ऑफेंसेस हैं कुछ जो छोटे छोटे थे, उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है फॉर ईज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज इंडियन एथलीट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025। मतलब देखो, आज की ना क्लास में इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी न्यूज़ है ना, अगर मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड बात करूँ तो आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल भी इंडिया में हुआ है, ग्रेटर नोएडा में। देखो इंडिया, आप देख रहे हो ना, काफ़ी वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप्स हम लोग होस्ट कर रहे हैं, और ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिया ने इसे होस्ट किया है। तो मेडल्स हमें कितने मिले हैं, टोटल हमें 20 मेडल्स मिले हैं, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। और हम लोग टॉप नंबर पे आए हैं, यानी कि नंबर 1 पे आए हैं मेडल टेबल पे। नेक्स्ट इज जस्टिस सूर्यकांत टुक ओथ एज दी 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्हें बनाया गया है, और इनको ओथ कौन देते हैं, तो हमारी जो प्रेसिडेंट होते हैं अभी, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने दी है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मैंडेटेड है कि उनको ही ओथ एडमिनिस्टर करनी होती है, जो भी हमारे CGI होते हैं उन्हें, अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं वो 15 मंथ्स के लिए हमारे CGI रहेंगे, और Feb 9, 2027 तक वो इस ऑफिस को संभालेंगे। नेक्स्ट इज यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी इनॉग्रेट 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस। तो ये आपकी न्यू दिल्ली में हो रही है, एंड इसका थीम है री एनविजनिंग एग्रोनॉमी फॉर स्मार्ट एग्रो फूड सिस्टम्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसमें बेसिकली देखिए बहुत सारी कंट्रीज से 1000 डेलीगेट्स, इवन कि आपके फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे काफ़ी क्रीसैट हो गए, काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोगों ने इसमें पार्ट लिया। एंड ये जो है बेसिकली आपका इंडियन सोसाइटी फॉर एग्रोनॉमी और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, ये चारों ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसे कंडक्ट करती है। नेक्स्ट इज ओवर 1.92 करोड़ स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल 36 स्टेट्स एंड UTs पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0। देखो नंबर, देखो कितना बड़ा है। सो ये जो आपका है वीर गाथा, ये इसका 5th एक तरह से वर्जन है। ये 2021 में लॉन्च किया गया था इस प्रोजेक्ट को अंडर गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल। तो इसमें बेसिकली आपके इससे अलाइन किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ भी, उसके भी प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसका क्या है बेसिकली ना, बच्चों में, स्कूल के बच्चों में पेट्रियाटिज़म की, सिविक कॉन्शियसनेस, करेज, ऐसी ऐसी भावनाओं को लाना,
by disseminating inspiring life stories and acts of bravery of India's gallantry awardees। तो जितने भी हमारे हैं जिन्होंने परमवीर चक्र जीता है, जो भी डिफेंस के पर्सनल हैं जिन्होंने महावीर चक्र जीता है, उनकी स्टोरीज़ बच्चों को बताई जाती हैं, जिससे उनके अंदर भी भावना है, नहीं मेरा देश, मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है। तो इसमें बेसिकली 3rd से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को इनकरेज किया जाता है, उनको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाई जाती है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी लॉन्च स्टेट ऑफ द आर्ट बायोमास पेलेट प्लांट इन रेवाड़ी हरियाणा। बेसिकली देखिए इससे क्लीन फ्यूल को बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा, रूरल लाइवलीहुड्स बेटर होंगे एंड हायर फार्मर इनकम्स होंगी। ये जो प्लांट होगा ये आपके जो भी एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, जैसे कि पैडी स्ट्रॉ यानी कि जो राइस हम लोग काटते हैं उसके बाद जो स्ट्रॉ बच जाता है उसका, मस्टर्ड का जो बच जाता है, कॉटन के जो भी है, इनका जो भी रेजिड्यू है उसको बायोमास पैलेट्स में कन्वर्ट करेंगे। और जो पैलेट्स हैं उसे फिर आगे किस में यूज़ किया जाएगा, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है ना जो भी बिजली बनाते हैं कोल से, उनमें को फायरिंग कोल की जगह इन पैलेट्स को डाला जाएगा। ऑब्वियसली हम लोग बेटर सोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, हमें कार्बन एमिशन कम करनी है। और जो फैसिलिटी है इसे K2 बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करेगी, जो पार्ट है ऑफ रेवाड़ी बेस्ड K2 ग्रुप ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस जिसे हम बोलते हैं। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा हर साल नवंबर 26 को मनाया जाता है। देखो 1949 में ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नवंबर 26 को, उसी के उपलक्ष्य में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है। लेकिन इफेक्टिव ये हुआ था जनवरी 26 को, तभी जनवरी 26 1950 में हुआ था, और तभी हम लोग रिपब्लिक डे जनवरी 26 को बनाते हैं। उस दिन ये लागू हुआ था, पर इसे अडॉप्ट कब कर लिया था कि हाँ फाइनलाइज है, वो नवंबर 26 को हुआ था। सो कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस बेसिकली 2015 से बनाया जाने लगा था। 2015 में इसे इस दिन के रूप में नवाजा गया था, क्योंकि उस साल बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट बोले जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी। एंड पर्पस क्या है इसका, ऑब्वियसली जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं उनको ऑनर करना। देन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये हर साल आपका नवंबर 25 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इन मेमोरी ऑफ मीराबल सिस्टर्स, जो कि पेट्रिया, मिनर्वा एंड मारिया टेरेसा, तो आप लोग जानते ही होंगे नाम। एंड ये बहुत देखिए 3 बहुत ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और बहुत इन्होंने सोसाइटी के लिए भी काम किया। 1960 में, लेकिन ये जो सिस्टर्स थी इन्हें असैसिनेट कर दिया गया था उस टाइम जो भी डोमिनिकन के आपके डिक्टेटर थे रफाल ट्रुजिलियो उनके द्वारा। लेकिन उन्होंने देखो इतना विमेन राइट्स के लिए वो लड़े, इतनी उन्होंने भागीदारी की पॉलिटिकल एरेना में जाके उस टाइम पे, क्योंकि देखो उस टाइम पे नहीं औरतें इतना बाहर निकल के आती थी, तो इसीलिए उनके ही उपलक्ष्य में ये दिन रखा गया है। और इस डेट को 1981 से बनाया जाता है एज अ डे अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, और UN ने इसको 1993 में अडॉप्ट कर लिया था। 1993 में उन्होंने डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन अडॉप्ट की थी, और 2000 में ऑफिशियली उन्होंने नवंबर 25 को डेजिग्नेट कर दिया था एज इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। और इस साल का इसका ग्लोबल थीम क्या है, यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल विमेन एंड गर्ल्स। Next is Dr. Jitendra Singh inaugurates India's first liquid helium cryogenic facility at IIT Bombay। तो देखिए ये क्या है, ये जो लिक्विड हीलियम फैसिलिटी है ना, ये क्वांटम कंप्यूटिंग हम पढ़ते रहते हैं ना, क्वांटम कंप्यूटर्स ये सब उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें एज रेफ्रिजरेंट ये यूज़ होती है, क्योंकि देखो जब इतना सारा वो क्वांटम कंप्यूटर्स इतना अगर काम कर रहे हैं तो कितना हीट अप होंगे, तो उनको भी तो ठंडा रखने के लिए कुछ चाहिए ना, अल्ट्रा लो टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, यही जो हम आपकी लिक्विड हीलियम की बात कर रहे हैं। देखो इसके साथ साथ और भी जगह इसका यूज़ हो सकता है, जैसे कि MRI सिस्टम, क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, बहुत सारी जगह इसका यूसेज है और इसीलिए ये बनाई गई है। देन यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी रिलीजेस 3rd एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर ईयर 24-25।
देखो उसके ना फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टिमेट्स आते रहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन होती रहती है, नए नए एस्टिमेट्स आते रहते हैं रिवाइज्ड। सो थर्ड एस्टिमेट्स है, उसमें टोटल एरिया आपका जो आया है 29.488 मिलियन हेक्टेयर्स का आया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जैसे कि आपके फ्रूट्स वगैरह होते हैं। सो इसमें आपकी बढ़ोतरी देखी गई है 23-24 की, अगर हम ईयर से बात करें बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.402 मिलियन हेक्टेयर्स की। प्रोडक्शन रही है टोटल 369.055 मिलियन टन्स की, ये इसमें 4% का इंक्रीज़ देखा गया उससे पिछले साल से। इंक्रीज़ किस में सबसे ज़्यादा देखा गया? सबसे ज़्यादा फ्रूट्स में देखा गया है, फॉलोड बाय वेजिटेबल्स एंड देन एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स। और ऑनियन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया है 26.88% का, तो हाईएस्ट इसी में देखा गया। नेक्स्ट इज इंडिया नेपाल जॉइंट एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025, तो इसका 19th एडिशन आपका चल रहा है। ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हो रही है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज नेशनल मिल्क डे 2025, तो ये हर साल आपका नवंबर 26 को मनाया जाता है, यानी कि आपके संविधान दिवस वाले दिन ही। सो इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, और मुझे लगता है ये नाम से ही आपको पता होना चाहिए, ये हमारे फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहलाते हैं, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। देखो इंडिया ना आज के डेट में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, कि और एक टाइम था हम लोग इतने डेफिशिएंट नेशन थे, अपनी इन्हीं नीड्स पूरी कर पाते थे। सो और हम लोग ये पोजीशन 1998 से हेल्ड करते हैं, और ना ये आज तक हम हिला पाया हमें कोई। और इसमें बहुत बड़ा रोल है जो उन्होंने अमूल मॉडल लॉन्च किया था, और अमूल तो देखो उसके नाम से तो मुझे बताने की भी स्टोरी ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस फर्स्ट इंडिजिनस पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा 3NG। तो इसे डेवलप किसने किया है? इसे डेवलप किया है CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने। ये 2 सीटर आपका रहेगा एयरक्राफ्ट, और इसमें बेसिकली क्यों इसको बनाया गया है? देखो प्राइवेट पायलट लाइसेंस या कमर्शियल पायलट लाइसेंस की ना ट्रेनिंग के लिए बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली इतने ज़्यादा आप लोग देख ही रहे हो कि फ़्लाइट्स इतनी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है, उनको और ज़्यादा पर्सनल्स की ज़रूरत है। और DGCA के जैसे अब नए रूल्स भी आए हैं, तो उसके चलते और ज़्यादा पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उनकी ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए उन्होंने ये लॉन्च किया है हंसा 3NG। इसमें बेसिकली ग्लास कॉकपिट रहेगा एंड डिजिटल उसका सारे एवियनिक्स रहेंगे, मतलब जो भी उसके कंट्रोल्स हैं वो डिजिटल रहेंगे, और इसमें रॉटेक्स इंजन लगाया गया है। मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर इनके इसमें कौन है? सो मेसर्स पाइनियर क्लीन एम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इन्होंने ये बनाया है, और इसके लिए एक फैसिलिटी भी कूपम आंध्र प्रदेश में लगाई जा रही है। 150 करोड़ रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट किए गए हैं, ताकि 100 एयरक्राफ्ट एनुअली ऐसे बनाए जा सके। Next is development of 3 lakh ton annual recycling capacity for critical mineral extraction envisaged from 1500 crore incentive scheme। तो देखो बहुत ज़्यादा अब तो इन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हो चुकी है, गोइंग फॉरवर्ड हम लोगों को हर चीज़ में, कोई भी डिजिटल चीज़ है उसको बनाने में ये चाहिए ही चाहिए। तो ये जो आपके रिसाइकलिंग में 1500 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च की है, उनका ये इनिशिएटिव है, ताकि हम सेल्फ रिलायंट बन सकें इन क्रिटिकल मिनरल्स में। क्योंकि क्या होता है, देखो वर्ल्ड में कुछ भी इशू आता है ना, इनकी सप्लाई रुकती है, हमारे पास बनाने का सामान नहीं रहता, जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनका प्राइस शूट अप कर जाता है। ठीक है, ये जो आपका इंसेंटिव स्कीम है ये पार्ट है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का ही, तो ओवरऑल वो मिशन है उसके अंडर ये पार्ट है। फीचर्स क्या हैं इंसेंटिव स्कीम के, वो देख लेते हैं। सो स्कीम में 1500 करोड़ आउटले लगाया जाएगा इंसेंटिव स्कीम में, और ये 25-26 से लेकर 2030-31 तक रहेगी। ये आपकी लॉन्च अक्टूबर 2 को हुई थी, हमने तब भी स्टडी किया था, अब हम दोबारा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। देन एनुअल रिसाइकलिंग कैपेसिटी इसमें 300 किलो टन्स की वो लोग उम्मीद करते हैं बनेगी, एंड इसमें से क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन कितनी होगी? 40 किलो टन्स की। इन्वेस्टमेंट और कितना मोबिलाइज वो प्राइवेट सेक्टर से कर पाएंगे? 8000 करोड़ का, एंड अप्रॉक्सीमेटली 70,000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी। अब देखिए जो स्कीम है इनमें क्या क्या इनको लगता है कि सोर्सेज हैं जिनमें से हम क्रिटिकल मिनरल्स निकाल सकते हैं,
इन्होंने कहा है कि प्राइमरी माइनिंग पे ना कि हम लोग माइनिंग करके निकालें, वो चाहते हैं कि ऑलरेडी जो वेस्ट है ना उसमें से हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स को निकालें। उसके लिए क्या क्या वो मटेरियल्स कह रहे हैं कि यूज़ हो सकते हैं। आपकी लिथियम आयन बैटरीज जो ऑलरेडी यूज़ हो चुकी हैं, जो हम घर में भी यूज़ करते हैं, उनमें से भी निकलेंगे। ई वेस्ट होगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। कोई भी स्क्रैप मटेरियल है जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं, और जो कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के होते हैं, जिनकी ख़त्म हो चुकी है, हम लोग डिस्कार्ड ही कर रहे हैं, उन सब में से वो चाहते हैं हम इन क्रिटिकल मिनरल्स को निकालें। इंसेंटिव इसमें कैसे दिया जाएगा, तो कुछ कैपेक्स सब्सिडी दी जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जो आप मशीन्स लगाते हो 20% की उसमें दी जाएगी। देन ऑपरेशनल यानी कि आपके जो डे टू डे खर्चे होते हैं उसमें आपको जो भी आप इंक्रीमेंटल सेल्स करोगे उस पर दी जाएगी। देन इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, देखो इससे क्या होगा कि जो भी नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनमें थोड़ा टाइम लगता है आपको मिनरल मिलने में, और कहीं ना कहीं देखो एनवायरनमेंट भी हार्म हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अगर हम लोग सस्टेनेबिलिटी की तरह जाना चाहते हैं तो हमें ऑलरेडी जो चीज़ें डिस्कार्ड हैं उनको कहीं ना कहीं रिसाइकिल करना ज़रूरी है। मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है कि एक चीज़ देखो हमने प्रोड्यूस की, वो यूज़ किया कंज्यूमर ने, फिर वो वेस्ट बनी, तो वेस्ट में से दोबारा चीज़ को निकाला, फिर प्रोड्यूस किया, फिर कंज्यूमर के पास गई, तो इसी को हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। और आपका जो जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर है नागपुर में, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने उन्हें कहा है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है इस इंसेंटिव स्कीम के लिए। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी एंड अन्नपूर्णा देवी लॉन्चेस नई चेतना 4.0। ये नेशनल कैंपेन है और ये आपके अभी हमने जो पीछे किया है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उसी दिन पर उसी को कोइंसाइड करते हुए उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये बेसिकली चेंज के लिए इनिशिएटिव है कि लोगों को कैसे सेंसिटाइज किया जाए इस इशू के बारे में। ये 1 महीने के लिए चलेगा आपका कैंपेन। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है, और ये सारे स्टेट और यूटीज़ में आपका ये कैंपेन चलाया जाएगा। Then Prime Minister congratulates nation as India wins centenary Commonwealth Games 2030 bid। तो ये भी बहुत हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि 100th जो एडिशन है कॉमनवेल्थ गेम्स का वो इंडिया में होगा। अभी उसकी असेंबली कंडक्ट हुई थी ग्लासगो में, जिसमें 74 कॉमनवेल्थ मेंबर नेशंस ने कहा है कि हाँ इंडिया में कंडक्ट करो। इंडिया में से होस्ट करेगी अहमदाबाद, गुजरात। Next is cabinet approves ₹7280 crore scheme for to promote manufacturing of sintered rare earth permanent magnets। तो ये REPM स्कीम इसे बोला जाता है। इसमें टोटल 7280 करोड़ रुपीज़ का आउटले किया जाएगा 7 ईयर्स के ऊपर, और इसमें भी बहुत आपके कैपेक्स और सेल्स रिलेटेड ही इंसेंटिव्स रहेंगे। PLI या जिसे हम प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव कहते हैं या सेल लिंक्ड इंसेंटिव हो गए, उसके लिए 6450 करोड़ अलॉट किए गए हैं, जो कि 5 साल के पीरियड में डिसबर्स किए जाएंगे किसी भी कंपनी को ऑन सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ फिनिश्ड REPMs। एंड कैपिटल सब्सिडी पे 750 करोड़ के आप अगर कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाते हैं। और इसमें बेसिकली आपके जो 7 साल हैं उसमें 2 साल का जेस्टेशन पीरियड रहेगा और 5 साल इंसेंटिव डिस्बर्समेंट पीरियड रहेगा। देन नेक्स्ट इज टारगेट कैपेसिटी एंड बेनिफिशरीज। स्कीम के थ्रू देखिए क्या टारगेट है सरकार का, वो चाहते हैं 6000 मीट्रिक टन पर एनम हम लोग REPM मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में बना लें। देन देखिए क्या होते हैं, हमने बात तो कर ली, लेकिन सिंटर्ड REPMs आपके होते क्या हैं, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। तो बेसिकली ये आपके न्यू डायमियम आयरन बोरॉन इस पर बेस होते हैं, इनका कंपाउंड होता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं अवेलेबल, सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी हैं जो भी हम लोग आपकी मॉडर्न हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज़ है ना, कोई भी आपका बनता है चीज़, कोई भी टेक्नोलॉजी है उसमें ये यूज़ होते हैं। और अभी हम क्या है, हम सिर्फ इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, और कुछ भी वही मैं हर बार आपको कहती हूँ वर्ल्ड ओवर छोटी सी भी चीज़ होएगी इनकी सप्लाई ही रुक जाती है। और इसमें हम वैल्यू चेन में बेसिकली क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं रेयर अर्थ ऑक्साइड्स को इन मेटल्स में हम कन्वर्ट करें, उन मेटल्स को एलॉयज़ में करें, और फाइनल प्रोडक्शन उन एलॉयज़ से हम फिनिश्ड REPMs बनाएं। ये इनका पूरा प्रोसेस रहता है, और इसका एप्लीकेशन आपका EVs में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है, डिफेंस में है, एरोस्पेस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तभी इन पर देखो इतनी ज़्यादा इंसेंटिव स्कीम वो लोग लाए हैं।
नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी रिलीजेस फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स ऑफ खारिफ क्रॉप प्रोडक्शन फॉर 25-26। तो ऑब्वियसली देखो पिछले साल से तो हाई ही है, और टोटल खारिफ की कितनी रही है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो खारिफ सीज़न अभी आपका जो गर्मियों में बेसिकली हम लोग बोलते हैं सीज़न होता है, जिसमें आपके पैडी या जिसे हम चावल बोलते हैं वो लगाते हैं, तो वो 173.33 मिलियन टन्स रहा है, और पिछले साल से पिछला जो खारिफ सीज़न था उससे 3.87 मिलियन टन्स का इंक्रीज़ देखा गया है। सो नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट्स इंडियन डी फिलिपियंस ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एट 25th समर डी फिलिपिक्स 2025 जो कि आपके टोक्यो में हुए थे। सो ये टोक्यो जापान में आपके कंडक्ट हुए हैं, 15 to 26 नवंबर ये हुए थे, और इंडिया को इसमें 20 मेडल्स मिले हैं, गोल्ड 9, सिल्वर 7 एंड ब्रोंज 4 मेडल्स। और पिछले बार जो 2022 में कंडक्ट हुए थे तो तब हमें 16 मिले थे, ऑब्वियसली उससे हमने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, और ओवरऑल हम लोग सारी रैंकिंग्स में 6th रैंकिंग पे आए हैं एज कंट्री। Then next is India finishes strong at World Skills Asia Competition 2025 and secures 8th rank in its first ever participation। तो पहली बार हमने किया है इसे, तापाए ताइवान ने होस्ट किया था, एंड 29 एशियन मेंबर्स और गेस्ट नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हम लोग 8th आए हैं विद टोटल 6 ऑनर्स। Next is CBDT launches second nudge initiative to strengthen voluntary compliance in respect of foreign assets। तो यहाँ पे देखो नज वर्ड, नज थियोरी याद आ रही है, मैनेजमेंट में किया था, तो जो भी बच्चे हमारा बिगनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन है उन्होंने फाइनेंस में मेरे से ये नज थियोरी पूरी समझी थी। सो वही है जो वहाँ पे नज का मतलब था, यहाँ पे भी नज का वही मतलब है। सो ये नज इनिशिएटिव जो है ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल। तो बेसिकली इसमें क्या है, डेटा एनालिटिक्स को सबको वो लोग यूज़ करते हैं टू प्रॉम्प्ट टैक्स पेयर्स टू करेक्ट पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसीज इन देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। अगर उन्हें लगता है कि नहीं कोई गलती हो गई है उनसे ITRs में, तो लोगों को वो कहते हैं टैक्स पेयर्स को मौका देते हैं कि आप अपनी गलती को, डिस्क्रिपेंसीज को सुधारें। इसमें क्या है, अभी सेकंड नज इनिशिएटिव में आपके कुछ टैक्स पेयर्स रहेंगे जिन्हें वो आइडेंटिफाई करते हैं। सो टैक्स पेयर्स जिनकी एनालिसिस होती है डेटा की फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 रहा है, जिसका यानी कि अभी आपका टैक्स रिटर्न्स भरी गई हैं, तो उसमें से उनमें जिनमें भी उनके एनालिसिस में आया है IT डिपार्टमेंट की कि नहीं यहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनको वो ये मौका देते हैं। और ये किन के लिए होता है, बेसिकली वो टैक्स पेयर्स जिनमें जो फॉरेन एसेट्स यानी कि कंट्री से बाहर किसी भी रूप में स्टॉक्स हो गए, प्रॉपर्टी किसी भी रूप में एसेट्स को होल्ड करते हैं, और अगर उन्होंने वो एसेट्स सही से रिपोर्ट नहीं किया या रिपोर्ट बिल्कुल ही नहीं रिपोर्ट किया, अनरिपोर्टेड है या मिस रिपोर्टेड है, उनको वो एक मौका देते हैं कि आप अभी भी ठीक कर लें। इसमें CBDT SMS अलर्ट्स भेजता है, ईमेल भेजता है इन हाई रिस्क टैक्स पेयर्स को, और ये 28 नवंबर से उन्होंने स्टार्ट किया है, और उन्होंने कहा है 31 दिसंबर तक डेडलाइन है कि आप रिव्यू या अपने ITR को रिवाइज कर सकते हो। सो ये जो नज इनिशिएटिव है ये बेसिकली कौन कौन सी चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो सबसे पहले स्केड्यूल FA यानी कि जो फॉरेन एसेट्स रिलेटेड आपका स्केड्यूल है, जहाँ पे अपने अपने फॉरेन बैंक अकाउंट्स, कोई भी फॉरेन फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड होता है, या फिर फॉरेन सोर्स इनकम है, यानी आपको जो इनकम बाहर से आ रही है इंडिया के, उसकी रिपोर्टिंग में अगर कोई इशू है। देन इनको ये डेटा मिलता कहाँ से है, सो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो हैं आपके, सो जो भी इंफॉर्मेशन है पार्टनर जुरिस्डिक्शन जो भी ग्लोबली है, देखो कईयों से हमारे MOUs होते हैं, वो लोग भी हमें डेटा शेयर करते हैं, अब उन्होंने जो शेयर किया और कंट्री में जो रेजिडेंट्स ने दिया, अगर उसमें कोई उन्हें डिस्क्रिपेंसी मिली है। देन दूसरा आपका एक फैक्ट का एक्ट होता है, यानी कि फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, इसमें आपके जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन शेयर होती है, एंड हो सकता है आपने जैसे आप बैंक भी जाते हो ना, वहाँ पे भी आपका फट का वो पूछते हैं और उसको टिक आपको टिक या अनटिक करना होता है। देन इम्पैक्ट क्या था, देखो फर्स्ट नज कैंपेन बहुत आपका सक्सेसफुल रहा था, इसमें 24,678 टैक्स पेयर्स ने अपनी रिवाइज की थी रिटर्न, और 29,208 करोड़ रुपीज़, देखो कितना बड़ा अमाउंट है, इतने के फॉरेन एसेट्स आपके डिस्क्लोज किए गए थे, और फॉरेन जो इनकम है वो 1,089 करोड़ रुपीज़ की डिस्क्लोज, मतलब देखो कितना अमाउंट है, इसके लिए इन्होंने दोबारा ये नज कैंपेन आपका किया है।
नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर वेलकम्स इंडियाज रॉबस्ट 8.2% जीडीपी ग्रोथ इन Q2 2025-26। तो हमारा Q2 में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है 8.2%। देखो आपको याद होगा, अगर आपने रिपोर्ट्स की हैं इंटरनेशनल, आपने PDF पढ़ी है कि ग्लोबली 3% पे ग्रो हो रही है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 8.2% रहा है सेकेंड क्वार्टर में। और ये रियल जीडीपी है आपका, रियल जीडीपी आप जानते हैं, आप इकोनॉमिक्स में भी समझ चुके हैं अपनी SI में, यानी कि जब हम लोग आपका सिर्फ प्रोडक्शन लेवल का इंक्रीज देखते हैं, प्राइजेस को कांस्टेंट रखते हैं बेस ईयर में। सो की ड्राइवर्स क्या हैं ग्रोथ के? सबसे अच्छा तो देखो टर्शरी सेक्टर सर्विसेज, चाहे एक्सपोर्ट्स में ले लो चाहे इसमें ले लो, सर्विसेज सेक्टर ही हमारा सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, ये तो गांठ बांध लो। 9.2% उन्होंने ग्रोथ दिखाई है। इंडस्ट्री में 8.1%, मैन्युफैक्चरिंग में 9.1%, फाइनेंशियल सेक्टर में 10.2, कंस्ट्रक्शन 7.2 और एग्रीकल्चर में 3.5। तो ये आपके बेसिकली सारे मेजर सेक्टर्स का वो आ गया कि कितना कितना परफॉर्म हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में देखो बहुत अच्छी ग्रोथ है 9.1% की। फेस्टिव सीज़न भी देखो, क्योंकि ना क्या था इन महीनों में सेकंड क्वार्टर में आपका फेस्टिव सीज़न भी आने वाला था, तो अक्टूबर में था, तो उससे पहले ना डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। देन ग्रोथ और भी अच्छी क्यों रही है? क्योंकि आपका जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था वो भी 7.9% से बढ़ा है। एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देखो प्राइवेट फाइनल यानी कि जो घर के लिए हम लोग लेते हैं चीज़ें कंज्यूम करने के लिए, ड्यूरेबल्स वगैरह, और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो भी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट होती है जो फिक्स्ड रहेगी, मशीनरी की हो गई, उसमें भी 7.3% हुआ है, और उसमें गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पुश किया है। तो ये भी सब कुछ देखिए गवर्नमेंट कैसे पुश करती है, ये सब कुछ हमने जब यूनियन बजट समझा था ये सब हमने समझा हुआ है, तो मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट इज ITU एंड वर्ल्ड टेलीकॉम डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 concludes at Baku, Azerbaijan. India, with global and regional backing, contributed for the efforts towards universal, meaningful and affordable connectivity for an inclusive and sustainable digital future. तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ना आपकी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU कंडक्ट कराती है, और इस साल ये बाकू अज़रबैजान में हुई है। तो ये 4 साल में एक बार होती है, और इसमें बेसिकली ITU के रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सब कुछ बनाई जाती हैं। तो इसमें आपका बाकू डिक्लेरेशन इस साल अडॉप्ट किया गया है, और एक पूरा बाकू एक्शन प्लान जो 26 से 29 जब तक नेक्स्ट ईयर आपकी हेल्ड होती वो भी बनाया गया है, ताकि रोड मैप दिया जा सके ITU को। इंडिया में क्या है? इंडिया में बेसिकली देखिए यहाँ से हमारी डेलीगेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर जी गए थे, और उन्होंने देखिए डेवलपिंग नेशंस के बारे में काफ़ी यहाँ पे बात रखी, अपनी एक तरह से रखा कि जहाँ पे उन्हें लगा कि हाँ डेवलपिंग नेशंस के लिए क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यही इंडिया की लीडरशिप के बारे में बात कर लेते हैं, ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड इन्फ्लुएंस। तो इंडिया जो है उनको लीडरशिप पोजीशन मिली हैं ITU में, सो उनको कॉन्फ्रेंस वाइस चेयर की पोजीशन भी मिली, एंड वाइस चेयर पोस्ट फॉर ITU डी स्टडी ग्रुप फॉर 26-29 साइकिल। देन इसके साथ साथ जो इंडिया की डेलीगेशन गई थी उन्होंने 19 कॉमन प्रपोजल्स भी अडॉप्ट करने में हेल्प किया, जो कि फॉर्मुलेटेड थे बाय एशिया पैसिफिक टेली कम्युनिटी। तो उन्होंने फॉर्मुलेट करके रखे थे, तो उनको अडॉप्ट करवाने में भी बहुत हमारा रोल रहा है। इसके साथ साथ इंडिया ने अपनी कैंडिडेचर भी अनाउंस की है कि वो ITU काउंसिल में री इलेक्ट होना चाहते हैं फॉर 27-30। देन और क्या क्या रेजोल्यूशन रिलेटेड विन्स रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टेबल प्रोवाइडेड है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में रेजोल्यूशन 85 एडवांस हुआ, उस सब आपको और सिग्निफिकेंस आप ये टेबल देख लीजिएगा। देन इंडियाज़ डिजिटल स्टोरी भी देखिए, उन्होंने अपने भी बताया कि हाँ हम लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। 1.2 बिलियन पीपल देखो हमारे टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं, नंबर सोच पा रहे हो कि इतने लोगों को हम लोग कनेक्टिविटी देते हैं। हमारा आधार जो है 1.4 बिलियन डिजिटल आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास आधार में। एंड देखो UPI हो गया, अगर हम लोग क्लासेस में भी हम लोग इतना बात करते हैं कि हमारा इतना अच्छा डिजिटल सिस्टम है, जैम ट्रिनिटी है हमारी इतनी अच्छी, उसके बारे में भी इंडिया ने वर्ल्ड स्टेज पर बात की। नेक्स्ट इज मंथली रिव्यू ऑफ अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप टू अक्टूबर 2025। तो हमने 8.2% का इंक्रीज देख लिया। अब हमारे जो
कितना रेवेन्यू है, क्या क्या है, वो भी एक बार नज़र मार लेते हैं। तो अभी हमारा ये अक्टूबर 2025 तक का डेटा आ चुका है। सो अक्टूबर 2025 तक आपके 18,475 करोड़ रुपीज़ इंडिया ने रिसीव किए हैं, ऑफ विच 51.5% ऑफ द टोटल रिसीट्स बजट एस्टिमेट का ये बनता है। मतलब 7 महीने में आपके 51.5% का रेवेन्यू हम ले कर चुके हैं। सो टैक्स रेवेन्यू इसमें जो है, अगर हम लोग टोटल रिसीट्स की बात करें 18 लाख की, उसमें से 12,74,000 आपका टैक्स है, बाकी नॉन टैक्स है 4.89 लाख, एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं 37,000 आपकी करोड़ रुपीज़। देखो ये इसमें भी क्या क्या टाइप्स होते हैं सब हम लोग बजट की क्लास में कर चुके हैं, तो मैं अब आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाऊंगी। अगर आप में से किसी ने नहीं ज्वाइन किया है, लगता है कि नहीं मैं आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये टर्म्स आपको नहीं आती हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है। आपको बिल्कुल बोलते ही ये टर्म समझ में आ जानी चाहिए, और नहीं आ रही हैं तो आप बिगनर टू बैंकर कोर्स बिल्कुल ज्वाइन कर चुके हैं। हम बिल्कुल डिटेल में वहाँ बिगनर टू आपको लेके जाते हैं एडवांस लेवल। देन टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो रहा है 26.25 लाख करोड़। तो देखो फ़र्क कितना है, और टोटल बजट एस्टिमेट का हम लोग 51.8% कर चुके हैं एक्सपेंडिचर। तो देखो ये तो टर्म आपकी फिगर्स कहीं ना कहीं आसपास ही हैं। इसमें से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 20.07 लाख करोड़, और देखो उसमें ना 6.73 लाख करोड़ तो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स ही है, और मेजर सब्सिडीज़ का भी बाकी बहुत बड़ा पार्ट है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें से कितना है 6.17 लाख करोड़। इसके साथ साथ फंड्स जो हैं देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दिए जाते हैं, और किस कमेटी के कहने पे दिए जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट कमेटी कौन सी बनी है, नंबर क्या है, हेड कौन है, सब पता होना चाहिए। सब हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस करते हैं। नहीं पता है तो इसका मतलब तैयारी ठीक नहीं कर रहे हो। सो अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कितनी की गई है स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो 8.34 लाख करोड़ रुपीज़ उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसमें देखा गया है पिछले साल से 1.11 लाख करोड़ ज़्यादा स्टेट्स को दिया गया है। और फिस्कल डेफिसिट कितना है, सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर ये हम लोग अभी फिस्कल डेफिसिट हमारा है 8.25 लाख करोड़ रुपीज़ का, और जो हमारा फुल ईयर टारगेट है उसका हम 52.6% आ चुके हैं। तो देखो वो भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है। आप लोग जितना हम लोग परसेंटेजेस के हिसाब से अगर मैं सारे लगाऊं रिसीट्स वगैरह सब कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज्ड ही हैं। नेक्स्ट है इंडिया री इलेक्टेड एज द IMO काउंसिल टू द IMO काउंसिल फॉर 26-27 विद हाईएस्ट वोट टैली। तो देखो ये भी देखो ये ना कहीं हमारे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए बहुत अच्छा होता है जब हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इलेक्ट होते हैं। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग 26-27 के लिए दोबारा से हुए हैं इलेक्ट, और लंदन में आपकी ये कंडक्ट हुई थी जहाँ पे हम लोग हुए हैं, और हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स हमें मिले हैं। सो इंडिया जो है वो बेसिकली कैटेगरी बी में री इलेक्ट हुए, विच कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर कंट्रीज विद लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड। तो वोट्स जो हैं हमें 169 वैलिड वोट्स में से 154 मिले हैं, मतलब देखो कितना ज़्यादा सपोर्ट हमें मिला है। सो IMO के बारे में देख लेते हैं। ये आपकी यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो आपके सारा कुछ शिपिंग रिलेटेड उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और मेराइन पोल्यूशन को भी प्रिवेंट करना ये सब कुछ देखती है। इसे UN ने कन्वेंशन पास किया था जिनेवा में 1948 में, वहाँ पर इसे बनाया गया था, और फर्स्ट टाइम ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो मिली थी, मतलब सारे मेंबर्स मिले थे, वो 1959 में हुआ था। हेडक्वार्टर्ड है ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में। जो इसकी काउंसिल है ना वो मेनली बेसिकली देखिए सारा इसका कारोबार देखती है। इसमें क्या है 40 मेंबर स्टेट्स इस काउंसिल में होते हैं, और अलग अलग ना कैटेगरीज होती हैं, और एक मेंबर जो भी है वो 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है 3 कैटेगरीज में से। सबसे पहले कैटेगरी ए जिसमें 10 मेंबर्स रहते हैं, सो वो कंट्रीज विद लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज। कैटेगरी बी उसमें भी आपके 10 मेंबर्स रहते हैं, सो दीज आर द कंट्रीज विद लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड, जो इंडिया की कैटेगरी है।
देन कैटेगरी सी, उसमें 20 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं. सो दीज आर कंट्रीज विद स्पेशल इंटरेस्ट इन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और नेविगेशन हुज इलेक्शन इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल मेजर जोग्राफिक एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. और करंटली इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? मिस्टर आर्सेनियो डोमिनिगेज, जो पनामा से हैं, और वो जनवरी 1, 2024 से 4 साल के लिए अपॉइंटेड हैं. नेक्स्ट है रिलीज ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025. तो इसे आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो हर महीने निकालती है. मैं हर महीने आपको ये बात बताती हूँ इसलिए ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद रहें. और बेस ईयर इसका 2011-12 है. इसमें ग्रोथ देखा गया है 0.4% का अक्टूबर 2025 में. जो मिनिस्ट्री है उन्होंने क्यों कहा है कि देखो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ रेट आपका बहुत स्लोली जा रहा है ड्यू टू फ्यूअर नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अक्टूबर 2025, क्योंकि देखो उस टाइम बहुत आपके फेस्टिवल्स रहते हैं, दिन कम थे, इसीलिए इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखी गई है 0.4% की. जबकि सितंबर के जो रिवाइज है ना वो 4.6%, उससे सीधा गिर के 0.4% पे आ गया. अब इसमें हम लोग सेक्टर की ट्रेंड्स देख लेते हैं. मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसमें भी ग्रोथ स्लो हुई है. 1.8% रह गई है फ्रॉम 5.6% इन सितंबर. इलेक्ट्रिसिटी में तो कॉन्ट्रैक्शन है -6.9% का, और माइनिंग भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाय 1.8%. तो यानी कि अगर सारे ही इसमें कॉन्ट्रैक्ट ही हुए हैं. जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन आपको अच्छी दिखी है 0.4%, वो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आई है. और इसमें यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन भी होती है. वो भी हम लोगों ने अपनी क्लासेस में पूरा डिस्कस किया हुआ है, क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है, किसको कितनी कितनी वेटेज दी जाती है. इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स सेगमेंट्स हैं, उनमें पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है आपकी. लेकिन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं या नॉन ड्यूरेबल्स हैं उनकी नेगेटिव ग्रोथ रही है. देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी, यानी कि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने वर्थ $800 मिलियन के लोन साइन किए हैं. यानी हमें लोन मिलेंगे बाय एडीबी फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस ग्रांट ऑफ $1 मिलियन इन 4 स्टेट्स. तो ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हैं 4 स्टेट्स और इनको किस किस में मिला है. महाराष्ट्र को पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट के लिए मिला है फॉर एग्रीकल्चर सोलराइजेशन. तो $500 मिलियन का लोन उन्हें दिया गया है जिससे रूरल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को वो मॉडर्नाइज कर सकें, रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करें और हर खेतों तक पहुंचाएं. देन मध्य प्रदेश को इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है $190.6 मिलियन का, और ये जापानीज येन में डिनोमिनेट उनको होकर दिया जाएगा, जिससे वो 8.62 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन बना सके इंदौर में. गुजरात को स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मिला है $1.997 मिलियन का, जिससे बेसिकली वो अपनी वर्कफोर्स को बेटर स्किल्स दे सकें जो आपके इंडस्ट्री अलाइंड हों. देन असम को सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए दी गई है. ये ग्रांट दी गई है $1 मिलियन की. इसमें उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस भी दी जाएगी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्विफ्ट प्रोजेक्ट. चलिए लास्ट न्यूज़ है वर्ल्ड एड्स डे. तो ये हर साल आपका दिसंबर 1 को मनाया जाता है, और देखिए क्यों कर बनाया जाता है, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके अबाउट द एड्स पेंडेमिक. तो बेसिकली देखिए ये आपके HIV वायरस, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है, उसकी वजह से होता है. और जो ये था ना वर्ल्ड एड्स डे, ये फर्स्ट एवर ग्लोबल हेल्थ डे बना है. इसके बाद और के लिए आपका बनाया गया है, लेकिन सबसे पहला यही था. तो ये दिन आपका अगस्त 1987 में बनाया था. किसने? जेम्स W. बन एंड थॉमस नेटर ने. ये 2 आपके ऑफिसर्स थे फॉर ग्लोबल प्रोग्राम ऑन एड्स एट WHO. तो उन्होंने इस दिन को स्थापित किया था. और फाइनली देखिए आपका इस दिन को दिसंबर 1 1988 से बनाया जाने लगा. अप्रूवल भी UN से मिल गया था. देन इंडिया का स्टेटस देख लेते हैं. तो देखो इंडिया जो है ना, UN का एक प्रोजेक्ट है UN एड्स 95 टारगेट्स बाय 2025 कि हमें इतने से एलिमिनेट करना है बाय 95%.
और बिल्कुल ही हमें इस बीमारी को जड़ से पूरे वर्ल्ड से ख़त्म करना है बाय 2030। सो इंडिया जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारे काफ़ी डिक्लाइन देखा गया है इन एनुअल नंबर्स ऑफ न्यू HIV इन्फेक्शंस, और हम लोग ऑलमोस्ट 75% रिडक्शन कर चुके हैं सिंस जो हमारा पीक देखा गया था उससे। हाइलाइट्स देख लेते हैं 2025 के लिए। तो न्यू इनिशिएटिव्स देखिए हमारी मिनिस्ट्री, हमारी गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है, जिसमें उन्होंने अर्ली डायग्नोसिस पे फोकस किया है, और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उन तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। देखो जो इन्फेक्ट हो चुका है ना, उनके बहुत बेनिफिट हो जाता है कि अगर ये डायग्नोस जल्दी हो जाए, उससे ना कहीं इसको आप देखो, HIV वायरस से ना एड्स बनने में टाइम लगता है, तो फिर इसको उस टाइम पीरियड को एटलीस्ट देखिए थेरेपीज़ के थ्रू, दवाइयों के थ्रू आपका वो बढ़ा सकते हैं, जिससे लाइफ स्पैन बढ़ जाए जो भी लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। वैसे तो देखिए और भी अवेयरनेस की जाती है कि इसको बिल्कुल हम प्रिवेंट ही कर सकें। वही अगला पॉइंट आ गया कि उनका फोकस प्रिवेंशन पर है कि बिल्कुल इसे आप प्रिवेंट ही करें। टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, एंड इवन कि वो रीच भी बढ़ा रहे हैं ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन प्रोग्राम। तो देखो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो जाता है, उसमें तो देखिए बच्चे को पता भी नहीं है, और सो दीज चिल्ड्रन वो बॉर्न ही होते हैं विद दिस वायरस। तो इस ट्रांसमिशन को भी रोकने के लिए वो लोग ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं। थीम क्या था इस साल? नेशनल थीम हमारी कंट्री का ऑन वर्ल्ड एड्स डे ये है, लेट कम्युनिटीज लीड। चलिए आपकी क्लास ख़त्म होती है। बिगनर टू बैंकर कोर्स, देखो इतने कॉन्सेप्ट ना हम लोगों ने PIB की न्यूज़ के किए हैं, और इसमें इतना कुछ है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में ना कॉन्सेप्ट को मैं क्लासेस में बता चुकी होती हूँ। हम एक तरह से सिर्फ अब करंट अफेयर्स देख रहे होते हैं, जो आप आंसर्स में ऐड कर लीजिए, या जहाँ पर भी क्लासेस के नोट्स बनाते हो वहाँ पर ऐड कर लो, आपके बड़े अच्छे ना फुल फ्लेज आंसर्स बन जाते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए। बिगनर टू बैंकर कोर्स फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू हर प्रिपरेशन के लिए आपके हैं, और इसको लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके साथ साथ आपके लिए RBI ग्रेड B के लिए पूरा स्टार्टर किट का भी PDF गिवन है, उसका लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। वो PDF आपको एक तरह से पूरा सिलेबस बताएगी, बेस्ट सोर्सेज बताएगी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो बताएगी। उसे तो आप ले ही सकते हैं, और क्योंकि आपको कहीं ना चलने से पहले अपना रास्ता पता होना ज़रूरी है।